हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। सरफेस टेंशन का लास्ट लेक्चर जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में। उसमें हम लोगों ने 3 एंगल ऑफ कांटेक्ट डिस्कस किए थे, एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड जीरो। अब आज हम लोगों को एक हाइपोथेटिकल केस पढ़ना है एंगल ऑफ कांटेक्ट का, विच इज एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री। ये कब होता है और ये कंडीशन से हम लोग डिराइव करेंगे कि एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट के लिए कंडीशन क्या है और ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कांटेक्ट के लिए कंडीशन क्या है। ओके, एक्सेप्ट परफेक्ट कंडीशन, ये कंडीशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो चलो विल स्टार्ट विद द एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री। ये केस कब पॉसिबल है? तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन एक कंटेनर बनाएंगे, ठीक है, उसके अंदर लिक्विड भरेंगे, ठीक है। अब यहां पे इस लिक्विड पे लगने वाले जो फोर्सेस हैं वो है, एक लेटर से ये है AP और ये है AC, ठीक है। ऐसे दो फोर्सेस, AP रिप्रेजेंट्स वेक्टर AP रिप्रेजेंट्स अधेसिव फोर्सेस, ठीक है, एंड वेक्टर AC रिप्रेजेंट्स कोहेसिव फोर्सेस, लेट अस से, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री कब आएगा? एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री तब आएगा जब इसका टेंजेंट या ऐसा रहेगा, है ना। टेंजेंट ऐसा रहेगा तो ये एंगल रहेगा थीटा 90 डिग्री और ये रहेगा एंगल ऑफ कांटेक्ट, बिकॉज एंगल ऑफ कांटेक्ट इज एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड फ्री सरफेस ऑफ सॉलिड, surface of solid measured inside the liquid। ठीक है, तो ये रहेगा। अब ऐसा टेंजेंट कब पॉसिबल है? जब रिजल्टेंट ऐसा पॉसिबल है ना, है ना। तो हम लोग ये बोलेंगे कि जब थीटा, मतलब हमको अगर थीटा 90 डिग्री चाहिए तो जो रिजल्टेंट है, resultant vector AR, that should be along the surface of solid। अब वेक्टर के कंसेप्ट के हिसाब से, स्केलर वेक्टर, वेक्टर के एडिशंस और रिजल्टेंट के कंसेप्ट के हिसाब से AR जो है, वेक्टर AR सरफेस पे तभी आएगा जब वेक्टर AP will be equal to वेक्टर AC by √2। ये कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी, ये कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी कि AP AC by √2 रहेगा, तब जाके AR सरफेस पे आएगा, तब जाके टेंजेंट ऐसा आएगा, तब जाके एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री आएगा। उल्टा चलो, उल्टा, है ना। जब AP AC by √2 रहेगा, तब जाके रिजल्टेंट अलोंग द सरफेस आएगा, तब जाके थीटा मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री रहेगा, है ना। ये कंसेप्ट ध्यान में है सबको? हाँ। अब यहां से हम लोग कंडीशन फॉर कॉन्केविटी एंड कॉन्वेक्सिटी निकालेंगे। कंडीशन फॉर कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मेनिस्कस। अब देखो ये कैसे निकालेंगे हम। अब मुझे एक बात बताओ, तुमको अगर याद आ रहा होगा पिछले लेक्चर, एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट में R बाहर था, रिजल्टेंट बाहर था, है ना। याद आ रहा है सबको वो लेक्चर? तुमने अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो लेक्चर देखो पहले, है ना। उसमें R बाहर की तरफ था, बाहर की तरफ। ओके, बाहर की तरफ R तभी आएगा जब AP बड़ा होते जाएगा, है ना। जब ये वाला वेक्टर बड़ा होते जाएगा तो R बाहर आ जाएगा, है ना। तो वो कंडीशन किसकी रहेगी? थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट की, है ना। एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट के लिए AP बड़ा होना चाहिए, यानी AP AC by √2 से बड़ा हो जाना चाहिए। वेक्टर AP should be greater than वेक्टर AC by √2, या फिर AP should be greater than AC by √2, तब जाके रिजल्टेंट बाहर आएगा और सरफेस कॉन्केव होगा और एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट रहेगा। समझ में आई क्या कंडीशन? क्यों एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट रहेगा? क्योंकि एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट में R बाहर होता है और R को बाहर लाने के लिए इसको बड़ा होना जरूरी है। तो मुझे बताओ
ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कांटेक्ट लाने के लिए आर किधर चाहिए, आर चाहिए अंदर के तरफ आर तभी रहेगा जब ये बढ़ेगा, AC बढ़ेगा, है ना, यानी AP जो रहेगा वो AC बाई √2 से छोटा रहेगा, तब जाके एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज रहेगा। तो ये कंडीशंस तुमको याद रखने हैं MCQs के लिए, ठीक है, ये कंडीशंस ध्यान में रखना, MCQ के कंडीशंस है। ओके, MCQ पूछे जा सकते हैं इस पे कि एक्यूट या ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कांटेक्ट या फिर कॉन्केव या कॉन्वेक्स मेनिस्कस के लिए कंडीशन क्या है। AP क्या था मैंने बताया, AC क्या था ये भी बताया, स्टार्टिंग में बता दिया हम लोगों ने, है ना, समझ में आया सबको। ओके, नाउ शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप। ओके, हम लोगों ने देखा है कि सरफेस पे वी हैव टू काइंड्स ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स, है ना। पहला जो लिक्विड ड्रॉप होता है वो इस तरीके से होता है, एक जो लिक्विड ड्रॉप होता है वो इस तरीके से होता है। ओके, ये लिक्विड ड्रॉप किसका है और ये लिक्विड ड्रॉप किसका है बता सकते हो, फटाक से बताओ मुझे, है ना। ये लिक्विड ड्रॉप किसका होता है, जनरली केरोसिन या वाटर का होता है, और ये लिक्विड ड्रॉप हमको मिलता है मर्क्यूरी, है ना, मर्क्यूरी के लिए मिलता है, ठीक है। तो फिर इसकी कंडीशंस क्या है ना। अब ये कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड्स का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेईई नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके पहले ना ये टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं हमेशा ये टॉपिक पढ़ाता हूं कि हमको पता होना चाहिए कि cos थीटा के वैल्यू हमेशा 0 to 1 के बीच में होते हैं, है ना, 0 to 1 के बीच में, या फिर मैं बोल सकता हूँ -1 से लेके -1 से 1 के बीच में रहते हैं, -1 से 1। ओके, अब और हमेशा cos थीटा के वैल्यू जो है ये 1 से ज्यादा नहीं हो सकते, 1 से ज्यादा कभी भी cos थीटा का वैल्यू नहीं हो सकता है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, तीसरी बात, अगर cos थीटा की वैल्यू -1 से 0 है मतलब थीटा ऑब्ट्यूज है, और इसकी वैल्यू 0 to 1 है तो थीटा एक्यूट है। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है ना। ये 0 डिग्री पे होता है, ये 90 डिग्री पे होता है, ये 0 डिग्री पे होता है ना, ये 90 डिग्री पे होता है, ये 180 डिग्री पे होता है, मतलब ऑब्ट्यूज है ना। ये कंडीशंस ध्यान में तुमको, है ना, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमको पता है जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो जो फ्रैक्शन है वो ग्रेटर देन 1 होता है, और जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो जो फ्रैक्शन है वो लेस देन 1 होता है। ये बातें तुमको पता होनी चाहिए, ये मैं सजेस्ट करूंगा कि ये तुम अपने मार्जिन में लिख के रख लो। जिनको पता है बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं पता है वो अपने मार्जिन में लिख के रख लेंगे, ठीक है। चलो अब शुरुआत करते हैं अपने डेरिवेशन में, ठीक है। अब इस पे है ना 3 फोर्सेस लग रहे, सरफेस टेंशन के फोर्सेस 3 लग रहे, ओके। एक है T1 इज सरफेस टेंशन, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इधर, ओके, इस पे ये इधर, ओके। अब T1 क्या है मैं लिख के रख देता हूं यहां पे, T1 इज फोर्स ड्यू टू, या सर फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन भी लिख सकते हैं हम लोग, हमारे बुक में क्या लिखा है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, है ना, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एट लिक्विड सॉलिड इंटरफेस, यानी जहां पे लिक्विड सॉलिड इंटरफेस आया उसके वहां पे सरफेस टेंशन आया, सरफेस टेंशन का फोर्स सॉलिड लिक्विड इंटरफेस के वजह से, समझ में, ठीक है। T2 भी फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है, अपने बुक में दिया है एयर सॉलिड इंटरफेस, मैं बाकी नहीं लिखूंगा, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एट एयर सॉलिड इंटरफेस, है ना, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एट एयर सॉलिड इंटरफेस। अब एयर सॉलिड यानी ये यहां पे ये आएगा, ठीक है। और T3 तीसरा, दैट इज आल्सो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एट, अब बचा कौन सा, देखो लिक्विड सॉलिड हो गया, एयर सॉलिड हो गया, अब बचा लिक्विड एयर इंटरफेस, है ना। लिक्विड एयर इंटरफेस की वजह से भी एक फोर्स आएगा, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एंड दैट कुड बी T3, है ना, यहां पे आएगा ये ऐसा T3, ठीक।
अब एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात करेंगे हम लोग। एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये रहेगा एंगल ऑफ कांटेक्ट इस केस में, और ये रहेगा एंगल ऑफ कांटेक्ट इस केस में। ऑब्ट्यूज रहेगा, मर्क्यूरी है ना, ऑब्ट्यूज ही होता है, हमको पता है, और केरोसिन है तो एक्यूट होता है। ठीक है, समझ में। अब ये दोनों कंडीशंस को अगर ये लिक्विड ड्रॉप स्टेबल है, इफ द लिक्विड ड्रॉप इज स्टेबल, तो उस केस में वी कैन राइट डाउन एज, देखो इसका कंपोनेंट क्या रहेगा यहाँ पे, T3 cos थीटा, और इधर कितना है T1, है ना। सो इधर तुम्हारे पास में दो फोर्सेस हैं, एक है T1 और एक है T3 cos थीटा, और उसके अपोजिट में कौन है, T2। तो जब इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम यानी ये ड्रॉप स्टेबल है, इसका मतलब सारे लेफ्ट के फोर्स शुड बी इक्वल टू सारे राइट के फोर्स, यानी T2 शुड बी इक्वल टू T1 प्लस T3 cos थीटा। सेम चीज वी कैन प्रूव फॉर दिस आल्सो, हम लोग प्रूव कर सकते हैं, मैं प्रूव नहीं करूंगा, सेम आने वाली है इसके लिए भी, तो अलग से नहीं करूंगा, भले थोड़ा डायग्राम अलग दिख रहा है, T3 इधर दिख रहा है, इसका T3 इधर दिख रहा है, लेकिन आएंगी यही चीज। ओके, तो therefore we can write down as T2 minus T1 is equal to T3 cos theta. So therefore cos theta is equal to T2 minus T1 upon T3. ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन करके रख लो। ये सारी चीजें मैं तो सजेस्ट करूंगा कि तुम नोट्स बनाओ, सब नोट्स बनाते चलो और नोट डाउन करो। ठीक है, क्लियर यहाँ तक सबको? हाँ, अब देखो यहाँ पे मैं जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, वो क्या है। अब इन सब के वैल्यूज के हिसाब से डिटरमाइन होगा कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है, या लिक्विड ड्रॉप स्टेबल रहेगा कि नहीं रहेगा। पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है T2 ग्रेटर देन T1, T2 ग्रेटर देन T1, यानी T2 T1 से बड़ा है, मतलब कि न्यूमरेटर पॉजिटिव है, ध्यान में रखना। T2 T1 से बड़ा है मतलब न्यूमरेटर इज पॉजिटिव, तो इसका उल्टा क्या रहेगा, T2 T1 से छोटा है तो हम लोग बोलेंगे न्यूमरेटर इज नेगेटिव। ठीक है, तो T2 ग्रेटर देन T1 मतलब पॉजिटिव हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि T2 माइनस T1 इज लेस देन T3, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है मतलब फ्रैक्शन लेस देन 1 है, फ्रैक्शन लेस देन 1 है। इसका मतलब cos थीटा जो है पॉजिटिव भी है और लेस देन 1 भी है। पॉजिटिव और लेस देन 1, पॉजिटिव और लेस देन 1 यानी 0 से 1 के बीच में, 0 से प्लस 1 के बीच में, इसका मतलब थीटा जो है ये एक्यूट है, थीटा जो है ये एक्यूट है, और वो जो लिक्विड है वो पार्शियली वेट्स वाली लिक्विड है, लिक्विड विच पार्शियली वेट्स द सॉलिड। पहला कंडीशन समझा, धीरे धीरे आराम से, T2 T1 से बड़ा है, ये T1 चाहिए था, T2 T1 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है ये चीज, T2 माइनस T1 T3 से छोटा है मतलब लेस देन 1 है, मतलब cos थीटा पॉजिटिव लेस देन 1 मतलब थीटा एक्यूट, मतलब लिक्विड कैसा हो गया, पार्शियली वेट्स द सॉलिड वाला लिक्विड हो गया, पार्शियली वेट्स द सॉलिड। ठीक है, दूसरी बात क्या है यहाँ पे, दूसरा कंडीशन क्या आएगा, T2 लेस देन T1 है, T2 लेस देन T1 है मतलब न्यूमरेटर कैसा है, नेगेटिव है, न्यूमरेटर कैसा है, नेगेटिव। तो फिर यहां पे अब T2 लेस देन T1 है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, अगर T2 छोटा है T1 बड़ा है तो मैं लिखूंगा T1 माइनस T2 इज लेस देन T3, मतलब कि न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, फ्रैक्शन लेस देन 1 है, फ्रैक्शन लेस देन 1 है, मतलब जो cos थीटा है वो नेगेटिव और लेस देन 1 है, नेगेटिव और लेस देन 1, नेगेटिव एंड लेस देन 1, 1 से छोटा है ना, सो थीटा इज ऑब्ट्यूज, एंड ये केस है किस तरीके का लिक्विड का, विच डज नॉट वेट सॉलिड। दूसरी कंडीशन समझी? हाँ, चलो तीसरी कंडीशन समझाता हूं, देखो यहां पे, अब ऐसा समझो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3, ये बोर्ड्स का भी फेमस क्वेश्चन है, महाराष्ट्र बोर्ड्स में, ये जो बोर्ड्स का एग्जाम होता है 12th का, उसमें फेमस क्वेश्चन है। तो इस केस में cos थीटा 1 है तो थीटा 0 डिग्री है, ये प्योर वाटर यानी कंप्लीटली वेट्स वाले का कंडीशन है, कंप्लीटली वेट्स द सॉलिड। ठीक है,
और फाइनली चौथा T2 माइनस T1 इज ग्रेटर देन T3, मतलब cos थीटा इज ग्रेटर देन 1, ये अनस्टेबल कंडीशन है, क्योंकि cos की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है, मैंने पहले ही समझाया। cos कभी 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है, -1 से भी ज्यादा हो नहीं सकता है ना, -1 से ज्यादा है, -1 से कम, -1 से कम, तो ये अनस्टेबल कंडीशन है, दिस इज अनस्टेबल। वो जो ड्रॉप है दैट वुड बी अनस्टेबल। तो तुमको कंडीशन क्या आएंगे, तुमको पूछेंगे पार्शियली वेट्स के लिए कंडीशन क्या है, तो ये कंडीशन है। डज नॉट वेट के लिए कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है। कंप्लीटली वेट्स के लिए कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है। और अनस्टेबल के लिए कंडीशन क्या है, ये वाली कंडीशन है। T1 T2 T3 ये पता होना चाहिए तुमको, ठीक है। तो सभी को शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप समझा, सभी को ध्यान में आया, तो एक कंसेप्ट ध्यान में है सबको। चलो आज का लास्ट कॉन्सेप्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ कांटेक्ट। ओके, एंगल ऑफ कांटेक्ट पे एंगल ऑफ कांटेक्ट किन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इन कांटेक्ट। नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इन कांटेक्ट, है ना। लिक्विड और सॉलिड कांटेक्ट में कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लास का मर्क्यूरी के साथ में एक्यूट है, सॉरी ऑब्ट्यूज है, केरोसिन के साथ में एक्यूट है और वाटर के साथ में जीरो है ना। यानी लिक्विड का नेचर अलग अलग तो एंगल ऑफ कांटेक्ट भी अलग अलग। सेम ग्लास का सॉरी सेम वाटर का ग्लास के साथ में अलग है, प्लास्टिक के साथ में अलग है, स्टील के साथ में अलग है, यानी सॉलिड के नेचर अलग भी, एंगल ऑफ कांटेक्ट भी अलग अलग, है ना। सो इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इन कांटेक्ट। दूसरा इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, है ना, वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहे हैं। तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, है ना, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस एंगल ऑफ कांटेक्ट डिक्रीजेस, ध्यान में रखना। ओके, टेम्परेचर बढ़ने से एंगल ऑफ कांटेक्ट डिक्रीज होता है। इसका कारण अगर पूछा, कारण तो अपने को पूछेंगे नहीं बोर्ड्स में, लेकिन तुमको पता होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने के वजह से कोहेसिव फोर्सेस कम होते जाते हैं, है ना, कम होते जाते हैं। एडहेसिव फोर्सेस स्ट्रांग नहीं हो रहे हैं, कोहेसिव फोर्सेस कम हो रहे हैं। और एक कंडीशन ऐसा आ जाता है कि Fa इज लेस देन Fc आ जाता है, और Fa लेस देन Fc यानी केरोसिन, तो थीटा डिक्रीज हो रहा है, एक्यूट हो रहा है, कम हो रहा है, समझ में है, ठीक है। और तीसरा है इंप्यूरिटी। इंप्यूरिटीज भी आई, अगर लिक्विड में इंप्यूरिटीज आई तो उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट बदलता है। तो ये था हमारा आज का पूरा यू कैन से स्टडी एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में, और यहां पे एंगल ऑफ कांटेक्ट ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सेस प्रेशर का कंसेप्ट पढ़ेंगे। ओके